तो देखो, एक चीज समझनी है और बहुत अच्छे से समझनी है कि हम लोग किताबों में देखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के ऐसे पाथ्स पे घूम रहे हैं और एक सर्कुलर एटम की तरह हम लोग इमेजिन करते हैं, एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप रादर की तरह। तो हमें ये समझना है कि एटम की कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई पाथवेज नहीं बने हैं जिन पे चीजें चल रही हैं। ये सब बस हेल्ड टुगेदर हैं बाय सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Hello everyone, this is Arnav Tyagi and I welcome you all to another great session by DDT's Echelon। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो हम लोग ये समझेंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, और फाइनली ये समझेंगे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है और कोई वैलेंसी आती है तो क्यों आती है। तो हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे विद अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो देखो, एक चीज समझनी है और बहुत अच्छे से समझनी है कि हम लोग किताबों में देखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के ऐसे पाथ्स पे घूम रहे हैं और एक सर्कुलर एटम की तरह हम लोग इमेजिन करते हैं, एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप रादर की तरह। तो हमें यह समझना है कि एटम की कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई पाथवेज नहीं बने हैं जिन पे चीजें चल रही हैं। ये सब बस हेल्ड टुगेदर हैं बाय सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि कोई ऐसे देखने में कोई एक गोले शेप की चीज नहीं है, ठीक है। एक बीच में न्यूक्लियस है, उससे कुछ फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं मेनली, एंड इन्हीं की वजह से एटम का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है। तो एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आप एक एटम के बाउंड्री में घुसोगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू एनकाउंटर एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमने देखा कि दीज कीप ऑन रिवॉल्विंग। ये हमारे एटम में घूम रही होती हैं, ठीक है, अपने किसी वेलोसिटी पे घूम रही होती हैं, एंड इनका हमें इतना समझना है अभी के लिए कि दे हैव अ नेगेटिव चार्ज और ये एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हुए इस बात को हम लोग शुरू करते हैं अपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था विच इन्वॉल्व गोल्ड फॉइल। एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल लिया था उन्होंने और उसको उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया था। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है। कि मतलब हीलियम एटम लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो सिंगली आयोनाइज्ड हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो डबली आयोनाइज्ड हो गया। अब जाहिर सी बात है ये चीज हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि हीलियम इज अ नोबल गैस एंड स्टेबल, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो एक अल्फा पार्टिकल लिया गया और गोल्ड की एक शीट को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया गया और इसके बेसिस पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। एक चीज और हमें जाननी है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो अल्फा पार्टिकल है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज है, काफी एनर्जेटिक है। हमने एक गोल्ड फॉइल में ऐसे उसको दे मारा, बॉम्बार्ड कर दिया, जैसे बंदूक से गोली चलती है वैसे मार दिया हमने, ठीक है। अब हमने ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मारे और फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ आउट किए, ऑन कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट किए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी ऑब्जर्व। तो हमने ये देखा कि मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ आर अल्फा पार्टिकल्स वेंट अबाउट विदाउट एनी डेविएशन इन देयर पाथ। कि मतलब वो जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे अपने उसी स्ट्रेट लाइन में गए, ना लेफ्ट मुड़े ना राइट मुड़े और निकल गए बाहर। ये हमने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा। फिर हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स के पाथ में हमें स्लाइड डेविएशन दिखा। कि मतलब थोड़ा सा मुड़े, बहुत ज्यादा पाथ में अंतर नहीं दिखा बट स्लाइड डेविएशन दिखा। और फाइनली हमने देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि एक्चुअली अपने पाथ को रिट्रेस कर लिए, कि भाई जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। तो ये हमारे तीन
मेजर ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के. So let us see what we can conclude from these observations. So let us start with the first one. The first observation was that most of the alpha particles went about without any deviation. यानी कि उनके पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ. तो इससे हमें यह समझ में आया कि यार अगर एक पार्टिकल है, हाँ वो एटम के थ्रू निकल गया और उसके पाथ में कोई चेंज भी नहीं हुआ, मतलब खाली ही रास्ता रहा होगा, तभी निकल गया अपना पाथ बदले हुए. और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स के साथ ऐसा हुआ, तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द एटम जो है वो खाली है. ठीक है, तो इससे हमारा पहला एक कंक्लूजन आया कि एटम कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस. अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे. तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स के पाथ में स्लाइट डेविएशन आया. और इसमें हम लोग तीसरे पॉइंट को भी मिलाते हैं कि बहुत कम ऐसे थे जो कि टकरा के वापस आ गए. तो इन सब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब पहला तो यह है कि जो भी चार्ज है उस जगह पे एटम के अंदर वो पॉजिटिव है. क्योंकि बहुत सीधी सी बात है भाई कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके पाथ में डेविएशन तो चलो कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी कर लेता, हाँ, जो उसको अपनी तरफ खींच रहा होता, लेकिन बाउंस बैक कराना दूसरे चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं होता. तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि एटम का जो मेजॉरिटी या फिर होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. और इसके साथ ही साथ हमने बाद में ये कंक्लूड किया था, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमें बाद में मिले थे, कि हमने बाद में ये भी कंक्लूड किया था कि एटम का जो मास होता है वो भी पूरा पूरा उसके सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है. तो हमको बेसिकली इस डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से ये मालूम पड़ा दी ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एटम. और इस जगह को, इस पॉजिटिव चार्ज के रीजन को, अगेन कोई ऐसे स्टोरेज स्पेस नहीं है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के रीजन को हमने नाम दिया न्यूक्लियस. और इन पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं प्रोटॉन्स. तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि एटम पूरा पूरा खाली, बीच में एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कुछ टाइम बाद हमें न्यूट्रॉन्स भी मिले थे. तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ्स. अगेन कोई रोड नहीं बनी हुई है, ऑल दीज पाथ्स जस्ट इंप्लाई एनर्जी लेवल्स. ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये आता है कि ठीक है भाई, एटम तो हो गया, उसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब ये बताइए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है. तो इसका जवाब तो फेयरली सिंपल है. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी रोटेट कर रहे हैं. कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो एक प्रोटॉन में +1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज. तो अगर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो दीज विल ऑलवेज नेगेट ईच अदर. तो इस वजह से ऑन द होल हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, मेक सेंस. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया अपनी जगह, बढ़िया है. तो चार्ज आया तो आया कैसे? कि हमको यह पता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एटम के ऊपर चार्ज आता है. खासतौर पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो चार्ज तो आएगा. तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, और ये पूरी कहानी यहीं पे हमारी क्लियर हो जाएगी. सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वो ऑफ कोर्स डोनेट कर देना चाहता है, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो वैसा कोई एनर्जी लेवल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, और उसका जो नेक्स्ट शेल है वो तो पूरा भरा हुआ है, स्टेबल हो जाएगा. क्लोरीन की कहानी उल्टी है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो चाहता है भाई कोई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हम एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, आई विल गेट स्टेबल. बढ़िया है. तो सोडियम आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और क्लोरीन को दे देता है कि ले जाओ, NaCl बनाएंगे हम लोग, बढ़िया चीज है. अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के प्रोसीजर में क्या हुआ, इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कैसे वैलेंसी आती है. So sodium had 11 electrons and 11 protons
टू बिगिन विद, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया. सो नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल नॉट चेंज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से कुछ बाहर नहीं जाता है. उसके लिए हमें न्यूक्लियर फिजन वगैरह करना पड़ता है, वो सब अलग चीजें हैं. तो अगर एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो न्यूक्लियस के अंदर से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 11 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है +11 और नेगेटिव चार्ज है -10, तो नेट चार्ज हमारा +1 आ गया. इसलिए सोडियम हमारी प्लस की एक वैलेंसी ले लेता है, Na+. क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको काउंटर कर रहे थे 17 प्रोटॉन्स की, -17 +17 0. अब क्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो नेट नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन बिकेम -18, और पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी वही है भाई. न्यूक्लियस के अंदर तो अगर न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस अभी भी 17. तो -18 +17 गिव्स अस -1. तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाती है. तो वैलेंसी के पीछे की पूरी कहानी यही है, इट इज जस्ट एन इम्बैलेंस ऑफ चार्ज दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोई बहुत टफ कहानी नहीं है, किसी भी एग्जाम्पल में आप अप्लाई कर सकते हो इसको. मैग्नीशियम क्लोराइड अगर ले लें, MgCl2, मैग्नीशियम बेसिकली लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स प्रोटॉन्स 2 ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज 2 ज्यादा हो गए, +2 की वैलेंसी आ जाती है. वेरी सिंपल. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी. अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप मिस ना करें. लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड हम लोग आपसे मिलेंगे फिर से किसी और सेशन में. सो राइट नाउ आई एम अर्णव त्यागी, साइनिंग ऑफ. बाय, हैव अ ग्रेट डे.